हेलो, वेलकम टू आवर चैनल सागुंदम एकेडमी। पिछली क्लास में हम लोगों ने लेक्चर 1 को देखा था। आज हम लोग लेक्चर 2 को पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में जो होमवर्क दिए हुए थे, पहले उस होमवर्क को डिस्कस कर लेते हैं। हमारा होमवर्क था फंक्शंस के ऊपर, 2 होमवर्क है। चलिए देखते हैं क्या क्या था क्वेश्चंस में। जो हमारा एग्जाम्पल्स नंबर 1 है उसमें लिखा हुआ है अ फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड एज f of x is equals to x square plus 3. Find functional value at input value 0, f of 0, f of 1, f of x square, f of x plus 1 and f of 1। चलिए इसको निकालते हैं। हमें फंक्शंस का डेफिनेशन दिया हुआ है कि फंक्शन जो है वो कुछ इस तरह से दिया गया है, f of x is equals to x square plus 3 और हमें निकालना है क्या, f of 0। f of 0 का मतलब है फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करना है एट इनपुट वैल्यू 0 पे। तो जहाँ जहाँ पे आपको x दिखाई दे रहा है वहाँ पे आपको 0 पुट करना है। तो यहाँ से f of 0 आ जाएंगे इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर प्लस 3 डैट इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से इसका f of 0 की वैल्यू आ गई आपको 3। नाउ f of 1 हमें कैलकुलेट करना होगा। तो सिंपली जैसा हमने ऊपर में किया है बिल्कुल उसी तरह से करेंगे। जहाँ भी आपको x दिखाई दे रहा है वहाँ पे आपको 1 सब्स्टिट्यूट करना है और इस तरह से 1 का स्क्वायर प्लस 3 डैट इज इक्वल्स टू 4। नाउ f ऑफ x स्क्वायर, अब इसको देखिए क्या कर रहा है कि फंक्शन की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है कहाँ पे, x स्क्वायर। इनपुट वैल्यू हमें क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर। तो इसमें कन्फ्यूज होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। जैसा अभी तक हम कर रहे हैं बिल्कुल उसी तरह से इसको भी प्रोसीड करेंगे। जहाँ पे आपको x दिख रहा है वहाँ पे x स्क्वायर है, तो हर जगह x के बदले में आपको x स्क्वायर पुट करना है। तो जो x है इसके बदले में सब्स्टिट्यूट कीजिए x स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे x स्क्वायर। ये हमारी इनपुट वैल्यूज है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे x स्क्वायर पुट किए हैं और प्लस 3 डैट इज इक्वल्स टू x टू दी पावर ऑफ 4 प्लस 3। तो इस तरह से हम लोग फंक्शन वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। 2 एग्जाम्पल्स और इसमें है, देखिए क्या है, वो भी बिल्कुल इसी तरह से है। f ऑफ x प्लस 1, इसका मतलब हुआ फंक्शन की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है एट इनपुट वैल्यू x प्लस 1 पे। तो चलिए f ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, जो इनपुट वैल्यू x प्लस 1 है इसको क्या करना है, फंक्शनल इक्वेशन में पुट करिए। तो पुट करने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 1, x के बदले में हमने पुट किया x प्लस 1, इसका स्क्वायर प्लस 3 और ये चीज़ तो बिल्कुल ईजी है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और ये प्लस 3। इस तरह से हमें ये जो आंसर मिलने वाले हैं वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। नाउ अब हमारा लास्ट पार्ट बाकी रह गया है, वो है f ऑफ 1। ये बिल्कुल ईजी है। हमने आपको पिछले एग्जाम्पल्स में पिछली क्लास में डिस्कस किया था। अगर फंक्शन के अंदर में फंक्शन दिया हो, सबसे पहले हम इनर वाले फंक्शंस को कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो इनर वाले फंक्शंस जो हैं लकली हम लोग निकाल चुके हैं। f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, 4। तो इसके बदले हम लोग पुट करने वाले हैं 4। तो ये बन जाएगा आपका f ऑफ 4। अब ये आ गया सिंपलर वन में। अब क्या करेंगे, इसको सिंपलर फॉर्म में हम डालेंगे। जो इनपुट वैल्यू हमारी 4 है इसको फंक्शनल इक्वेशन में पुट कीजिए। तो यहाँ से क्या मिलने वाला है, देखिए x के बदले में 4 पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 डैट इज इक्वल्स टू 16 प्लस 3 एंड हेंस योर आंसर विल बी 19। तो इस तरह से आप लोग फंक्शंस को इवेल्युएट कर सकते हो, फंक्शन वैल्यू को कैलकुलेट करते हो। जिस तरह से एग्जाम्पल्स ये था बिल्कुल उसी तरह का एग्जाम्पल्स नीचे में है। इसमें आपको क्या करना है, बस फंक्शन का डेफिनेशन चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर फंक्शन को डिफाइन करने का तरीका ये था कि f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 और यहाँ पे जो फंक्शन डिफाइन किया गया है वो सिंपल है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो ये तो और सिंपल ही हो गया। अगर हमको निकालना है, चलिए कुछ पार्ट्स देख लेते हैं इसका भी, कैसे इसको हम निकालेंगे। इफ फंक्शन f इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स x बाय द फॉर्मूला f ऑफ x is equals to x square, then f of x is equals to x square। ये हमारा गिवन इंफॉर्मेशन है। हमें क्या करना है, इवेल्युएट
फंक्शनल वैल्यू f एट द इनपुट वैल्यूज 0 to x+2 एंड f(2)। बिल्कुल जैसा ऊपर वाला है वैसा ही नीचे वाला है। तो हम एक पार्ट इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमें करना क्या है, फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है 0 पे। तो हम क्या करेंगे, f(0) दैट इज इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर एंड हेंस यू विल गेट 0 एज आंसर। इसी तरह से हम चाहेंगे तो f(2) भी कैलकुलेट कर सकते हैं। f(2) के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनपुट वैल्यू 2 लेना पड़ेगा और यहाँ से इक्वेशन में 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 4। आप चाहो तो f(x+2) भी निकाल सकते हो, फंक्शन की वैल्यू एट x+2। तो इस तरह से क्या होगा, ये मिलेगा जो आपका x है वहाँ पे x+2 पुट करेंगे, x+2 इसका हो जाएगा स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू x² प्लस 2x+4। और लास्ट पार्ट हमारा जो बाकी रह गया है वो है f(2). क्या कर रहा है, इवेल्युएट f, मतलब फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। कहाँ पे, f(2) पे। इसका मतलब ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपकी इनपुट वैल्यू है और जो ये इनपुट वैल्यू है इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे फंक्शनल फार्मूला में। तो यहाँ से जो x था उसके बदले में आपको पुट करना है f(2). कहीं ना कहीं ये फंक्शन ऑफ फंक्शन का फॉर्म आ गया और f(2) हमने निकाल के रखा हुआ है 4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं f(4) दैट इज इक्वल्स टू, पुट कीजिए तो ये आ जाएगा आपको 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं फंक्शनल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है, इसको हम लोग सीखे हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे फंक्शंस के ही डिस्कशन में। जो हमारा है टाइप्स ऑफ फंक्शंस, अभी हम लोग देखने वाले हैं कि फंक्शंस के कितने टाइप्स होते हैं। पहले हम इसको इरेज करेंगे फिर देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस को। अगर हम टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करें तो ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं कि फंक्शंस के 4 टाइप्स है या फिर 5 टाइप्स है, बिकॉज फंक्शंस जो डिफाइन किए जाते हैं अगर आपका डेफिनेशन चेंज कर दोगे तो फंक्शंस का टाइप भी चेंज हो जाएगा। मैथमेटिक्स में हमें बहुत सारे फंक्शंस पढ़ने की जरूरत पड़ती है, लेकिन फिजिक्स में हमें उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जो यूज पढ़ने वाले हैं। जैसे कि देखेंगे तो मेरा फर्स्ट जो है एग्जाम्पल्स ऑफ फंक्शन है, जिसको आप बोल सकते हो टाइप्स ऑफ फंक्शन, वो है लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन, अब क्या है ये लीनियर फंक्शन, इसको देखेंगे। ये कहीं ना कहीं अलजेब्राइक फंक्शन की तरह काम करेगा। जैसे अगर हम बात करेंगे, कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू ax प्लस बी के फॉर्म का। अगर इस तरह का कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस बी, तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है हमें कि y जो है सो x से कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया, इस तरह से रिलेटेड है। तो इसमें से जो आप a देख रहे हो, इस a और b ये दोनों कोई कांस्टेंट होंगे, तो हम इनको दे देते हैं सम कांस्टेंट, वेयर a एंड b आर सम कांस्टेंट्स। और यहाँ पे जो आपको x दिखाई दे रहा है, दिस x इज बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो हम लोग फंक्शंस की डेफिनेशन पढ़े थे पिछली क्लास में, वहाँ पे आपको अच्छे से बताया गया है कि x जो होते हैं सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, वेयर x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस y डिपेंड्स अपॉन x, दैट्स y इज कॉल्ड एज डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल, अगर कोई फंक्शन इस फॉर्मेट का हो जिसमें y इज इक्वल्स टू ax प्लस बी का फॉर्म हो। अब आप यहाँ पे क्लियरली देखोगे तो x की जो मैक्सिमम पावर है वो यहाँ पे क्या है, 1 है, कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 है। इस तरह के फॉर्म हो, जैसे एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, तो एग्जांपल्स के लिए y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। अब आप यहाँ से देख सकते हो ऊपर वाले इक्वेशन में जहाँ पर a है उसके बदले में यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, b के बदले में मैंने 3 सब्स्टिट्यूट किया है। ये जो है सो लीनियर फंक्शन का एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल है लीनियर फंक्शन का। अगर इस तरह से y और x रिलेटेड होंगे तो हम बोलेंगे कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है और इस फंक्शन को हम बोलेंगे लीनियर फंक्शन। अगर बात करेंगे y इज इक्वल्स टू 4x की, अगर यहाँ पे 4x लिखा हो कुछ इस तरह से, फिर भी हम इसको लीनियर फंक्शन कहेंगे, लीनियर फंक्शन।
अब यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो ऐसा कह सकते हैं वो a के बदले में आपका है 4 और b के बदले में यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो हम ऐसा एज्यूम करेंगे b के बदले में 0 है, कुछ नहीं है मतलब 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू हो गई 4 और b की वैल्यू हो गई क्या 0। चलिए अब एक और चीज़ देखते हैं, y इज इक्वल्स टू अगर 5 लिखा हुआ है, अगर y इज इक्वल्स टू 5 लिखा हुआ है तब हम इसको लीनियर फंक्शन कहेंगे या नहीं कहेंगे। अब चेक कीजिए कि क्या ये चीज़ें इस फॉर्मेट में है या नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है, अगर आप कहोगे कि हम यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं x टू दी पावर 0 प्लस 0, तब आप बोलोगे कि ये इस फॉर्मेट में आ गया, लेकिन मैं बोलूँगा नहीं, ये जो है सो लीनियर फंक्शन नहीं है। बिकॉज लीनियर फंक्शन में जो x की मैक्सिमम पावर होती है वो मैक्सिमम पावर कितना होगा 1 होगा, इसीलिए ये चीज़ें आप ऐसे नहीं लिख सकते हो। तो क्योंकि यहाँ पे x की पावर कितनी आ गई 0 आ गई, ये चीज़ें रॉन्ग हो गई। फिर आप बोलोगे हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं x टू दी पावर 0 इंटू एक्स टू दी पावर 1 प्लस 5, जो ये लिखा हुआ है बिल्कुल उसको इस तरह से लिख सकते हैं। हम बोलेंगे हाँ ऐसे आप लिख सकते हो। अब आप बोलोगे x टू दी पावर 1 तो आ गया, लेकिन ध्यान रहे जो ये x का कोफिशिएंट है जिसको हम लोग a बोलते हैं वो a कभी भी 0 के इक्वल्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर a 0 के इक्वल्स हो जाएगा तो ये वाला टर्म ही यहाँ से क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं वेयर a एंड b आर सम कॉन्स्टेंट्स। अब ये कांस्टेंट पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, बट एक चीज़ ध्यान आनी चाहिए a नॉट इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन है, क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 हो जाएंगी तो ये वाला टर्म यहाँ से क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, इसीलिए a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। तो हमने सीखा अभी लीनियर फंक्शंस को। लीनियर फंक्शन के बाद हम लोग सीखेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शंस को। तो पहले करते हैं इसको इरेज, फिर देखेंगे कि क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या है। क्वाड्रेटिक फंक्शन आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा होगा। जब आपका एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का हो y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तब इस तरह के फंक्शंस को हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। इसमें से y को हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और x हमारा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। a, b और c जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये a, b एंड c ये चीज़ें क्या है आर सम कॉन्स्टेंट्स। ये कोई कांस्टेंट वैल्यूज़ होंगे, बट इसमें कुछ कंडीशंस हैं और वो कंडीशंस क्या है उनको समझते हैं। ध्यान रहे जो x है इस x का मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, और x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है a इसकी वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल्स नहीं होनी चाहिए, इसलिए बोलेंगे a नॉट इक्वल्स टू 0। अगर a की वैल्यू 0 हो जाएंगी तो ये वाला टर्म यहाँ से क्या हो जाएगा वैनिश हो जाएगा। डेट्स वाई a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अगर इसकी हम एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो वो हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसमें a के बदले में 2 है, b के बदले में 5 है और c के बदले में आपका 6 दिया हुआ है। y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 6, ये भी एग्जाम्पल्स है किसका क्वाड्रेटिक फंक्शन का। बस यहाँ पे क्या है कि जो x वाला टर्म है वो यहाँ पे नहीं है, मीन्स जो b की वैल्यू वो यहाँ पे 0 है। अगर आप बोलोगे y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5, क्या ये क्वाड्रेटिक होगा? इसका आंसर होगा नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, इसीलिए नॉट अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। आई होप आप लोगों ने समझ चुका होगा कि क्या होता है क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो ये बहुत ही अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे फंक्शंस के अंदर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्वाड्रेटिक फंक्शन उसका अलग से टॉपिक बना के समझेंगे। ये चीज़ें कहीं ना कहीं हम लोग बेसिक क्लासेस में पढ़े होते हैं 9th-10th क्लास में, इसलिए इनका सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। आगे देखेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को। आप लोगों ने क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा, उसमें आप लोगों ने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को डिफाइन किया था। उसी के बेसिस पे हमारा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अगर हम बात करेंगे तो 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। एक होता है साइन फंक्शन, उसी को हम लोग बोलते हैं साइनूसॉइडल फंक्शन।
सेकेंड है कोसाइन फंक्शन, थर्ड है टेंजेंट फंक्शन। जिस तरह से आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन किया गया है बेसिकली उसी तरह से हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। अभी सिर्फ हम इनके एग्जांपल्स को देखते हैं, फिर बाद में जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को स्टार्ट करेंगे फिर वहाँ पे देखेंगे कि कैसे कैसे डिफाइन किया जाता है। अगर हम बात किया जाए साइन फंक्शंस की, साइन फंक्शन इनका फॉर्म होता है y इज इक्वल्स टू ए साइन, इसके एंगल में ओमेगा एक्स प्लस बी। अगर इस तरह का फॉर्मेट हो मेरे फंक्शंस का तब इसको हम बोलेंगे साइन फंक्शन, या फिर इसी को बोला जाता है साइनूसॉइडल फंक्शन, साइनूसॉइडल फंक्शन। अगर हमारा फंक्शंस का टाइप कुछ इस तरह का होगा जैसे y इज इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा एक्स प्लस बी, तब इसको हम लोग बोलेंगे कोसाइन फंक्शन। मतलब कॉस वाले फंक्शन को हम लोग बोलते हैं कोसाइन फंक्शन। तो इस जिस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उसी तरह से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं एंड फॉलोड बाय आएगा आपका टेंजेंट फंक्शन, जिसको हम लोग tan थीटा से पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, टेंजेंट फंक्शन इसको बोलते हैं। इन सभी को हम लोग बारी बारी से जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शुरू करेंगे उसमें पढ़ेंगे। तो इस तरह से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बाद हम लोग पढ़ेंगे वो आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की अगर हम बात करें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर आपका फंक्शन कुछ इस फॉर्मेट का हो y इज इक्वल्स टू ए ई टू दी पावर बी एक्स, जहाँ पर आपका a और b सम कॉन्स्टेंट्स होंगे, x जो है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है, कुछ इस तरह का फॉर्मेट हो तब इसको हम लोग बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जहाँ पे आपको e जो है इसको बोलेंगे एक्सपोनेंशियल नंबर बोलते हैं, e इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल नंबर। ये फिजिक्स में आपको काफ़ी ज़्यादा यूज पढ़ने वाले हैं। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2.71। इस वैल्यू को आप लोग मेमोराइज कर लीजिएगा, क्योंकि फिजिक्स के जो भी बढ़िया बढ़िया इक्वेशन होंगे या फिर जब आप 11th क्लास में या 12th क्लास में पढ़ोगे चैप्टर्स की, वहाँ पे आपको ये काफ़ी ज़्यादा यूज पढ़ने वाले हैं। तो ई की जो वैल्यू होती है वो होती है कितनी 2.71 और ई को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल नंबर। और इस तरह का फॉर्मेट हो अगर फंक्शंस का तो हम इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जहाँ पर a एंड b आर सम कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट होगा, इनकी कुछ वैल्यूज होंगी, आर सम कांस्टेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट जो हमको फंक्शन पढ़ना है फिजिक्स के अंदर वो है लॉग फंक्शन, या फिर उसी को हम लोग बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन, ये सब फंक्शंस के कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमें पूरे फिजिक्स में यूज पढ़ने वाले हैं, इसीलिए इन सभी को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। लॉगरिथमिक फंक्शंस की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह का होगा लॉगरिथमिक फंक्शन, जैसे y इज इक्वल्स टू लॉग x टू दी बेस, कुछ भी दे सकते हो, बेस b, बेस के लिए हम लोग b यूज कर लेते हैं। अब आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हो कि इसमें एक टर्म आ गया है जिसको हम बोलेंगे लॉग, इसीलिए इसका नाम पड़ा है लॉगरिथमिक फंक्शन। लेकिन ये डिफाइंड कैसे किया जाता है इसको समझते हैं। देखिए लॉग की प्रॉपर्टी होती है, आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा होगा, सीबीएसई वालों को नहीं पढ़ना है लेकिन समझते हैं इसको। अगर इस चीज़ को डिफाइन करना हो तो हम ऐसा बोलेंगे कि जो लॉग की वैल्यू होती है ना, उस लॉग के बेस में उस वैल्यूज़ को आप लोग लोगे तो वो उसके आर्गुमेंट के इक्वल हो जाएगा। पहले समझते हैं इसमें है क्या चीज़। ये जो x है इसको हम लोग बोलेंगे आर्गुमेंट, आर्गुमेंट ऑफ लॉग। जो नीचे b दिख रहा है ये है आपका बेस, और ये जो y दिख रहा है ये है वैल्यू, वैल्यू। तो log इज डिफाइंड एज, या फिर द वैल्यू ऑफ log इज डिफाइंड एज
व्हेन वी रेज द पावर ऑफ इट्स बेस बाय अ नंबर देन इट बिकम्स टू इट्स आर्गुमेंट। जैसे अब इसको हम लिखेंगे मैथमेटिकली तो कुछ इस तरह से होगा, ये जो नंबर अगर लॉग की वैल्यू है तो हम बोलेंगे b के पावर में इस नंबर को लेंगे, मतलब b के पावर में हमको y लेना है, तो बेस के पावर में हमने क्या लिया, इस नंबर को लिया, तो ये इसकी आर्गुमेंट के इक्वल्स हो जाएगा। बस इतना सिंपल तो है लॉग। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह है वो हम लोग जब लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ेंगे डिटेल में तो वहाँ पे सीखेंगे। लॉग इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ लॉग इज सच नंबर विच व्हेन रेज टू द पावर ऑफ बेस देन इट बिकम्स इक्वल टू इस आर्गुमेंट। अब यहाँ पे जो आपका b है वो है बेस, y आपका क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल और x है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस तरह से कुछ फंक्शंस को हमने देखा है, इसी फंक्शंस को हम लोग बार बार फिजिक्स में यूज करने वाले हैं। तो जो हमारा लीनियर फंक्शंस है या क्वाड्रेटिक फंक्शंस है वो तो हमें उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हम ऑलरेडी क्लास 10 में पढ़ के आते हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। ट्रिग्नोमेट्रिक चीज़ों जो हैं आप लोग क्लास 10 में पढ़े हो, लेकिन यहाँ पे कुछ एडिशनल चीज़ें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री में, उन चीज़ों को पहले देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और वहाँ से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आप लोगों ने क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ा होगा। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली मैथ्स का वो पार्ट है जिसमें हम लोग ट्रायंगल्स के एंगल का ही डिस्कशन करते हैं। ट्रिगो मीन्स मेजरमेंट ऑफ इट्स एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स, इसी के स्टडी को हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले हम समझेंगे एंगल्स के बारे में कि एंगल बेसिकली फॉर्म कैसे होता है। देखिए, अगर ये कोई रे है, सपोज कीजिए ये जो मेरा मार्कर है यह एक रे है, इस रे को रोटेट करना है हमें, ये इसका इनिशियल पोजीशन है। इसको हम चाहेंगे तो रोटेट इसको ऐसे कर सकते हैं, दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड एज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या फिर आप चाहो तो इसको क्लॉकवाइज ऐसे में रोटेट कर सकते हो। तो व्हेन वी रोटेट अ रे अबाउट इट्स टेल, इसका ये हो गया हेड और ये हो गया टेल, सब ये है आपके पास एक रे, इस वाले को बोलेंगे टेल और इसको बोलेंगे हेड। तो व्हेन वी रोटेट एन एरो अबाउट इट्स टेल देन द शेप या फिगर फॉर्म्ड बाय दिस एरो इज कॉल्ड एज एंगल्स। ये तो बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन हुआ। इसी चीज को हमने यहाँ पे लिखा हुआ, द एंगल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन दैट द रिवॉल्विंग लाइन मेक्स विथ इट्स इनिशियल पोजीशन। ये है आपका इनिशियल पोजीशन और इसको आप रोटेट करके चाहो तो आप ऐसे रोटेशन कर लीजिए, चाहो तो आप इसको ऐसे रोटेशन कर लीजिए। आपके पास दो पॉसिबिलिटीज है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, इसी को हम लोग बोलते हैं काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन, और इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज रोटेशन। जब आप इस एंटी क्लॉकवाइज या फिर काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे, इस तरह से जो एंगल फॉर्म होता है उसको बाय कन्वेंशन लिया आता है पॉजिटिव एंगल, और जब आपका रोटेशन क्लॉकवाइज होगा तो इसको बाय कन्वेंशन लिया आता है निगेटिव एंगल्स। तो ध्यान रहे, जब क्लॉकवाइज रोटेशन होगी तब जो एंगल बनेगा उस एंगल में हमें नेगेटिव साइन लगाना है, और ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करेगा कि हमारा डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज है, और ये दिखाएगा आपका पॉजिटिव साइन, या फिर अगर कोई साइन नहीं लगा हुआ इसका मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। एंगल तो बहुत ही सिंपल सा टर्म था। अब बात करेंगे कि एंगल्स को हम कब स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलेंगे, तो बोला जाएगा एन एंगल इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड पोजीशन या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म व्हेन इट्स वर्टेक्स लाइज एट ओरिजिन। जब किसी भी एंगल का वर्टेक्स ओरिजिन पे लाइज करेगा एंड इट्स इनिशियल पोजीशन लाइज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, या फिर इनिशियल पोजीशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देन सच टाइप ऑफ एंगल इज कॉल्ड या फिर इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड पोजीशन। तो एंगल तो बहुत सारे आप जैसे मर्जी वैसे बना सकते हो, लेकिन उसमें से भी किसी स्टैंडर्ड पोजीशन के लिए दो कंडीशन है। पहला कि उसका वर्टेक्स लाइज करे ओरिजिन पे, और उसका इनिशियल जो पोजीशन है वो लाइज करना चाहिए एक्स एक्सिस के लॉन्ग, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग। अगर हम यहाँ पे बनाते हैं इसको वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, तो हम बोलेंगे ये भी स्टैंडर्ड पोजीशन में है और ये भी स्टैंडर्ड पोजीशन में है। इसके बाद हम लोग देखें कि पॉजिटिव मेजर्स कब होगा और नेगेटिव मेजर्स कब होगा। जब आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तो पॉजिटिव मेजर्स, और जब आपका क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव मेजर्स।
इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एंगल्स को जब हम मेजरमेंट कर देंगे तो उसमें कितने तरह के यूनिट्स का यूज करते हैं। जब हम एंगल्स को मेजर करते हैं तो हम लोग दो तरह का यूनिट यूज करते हैं, एक होता है डिग्री मेजरमेंट और एक होता है रेडियन मेजरमेंट। तो अभी उस चीज़ को समझेंगे कि कब हम लोग डिग्री मेजरमेंट यूज करने वाले हैं और कब हम लोग रेडियन मेजरमेंट यूज करने वाले हैं। हेडिंग डालिए मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियन। हमने आपको बताया कि एंगल को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग दो यूनिट का यूज करेंगे, एक है डिग्री और एक है रेडियन। तो समझते हैं कि डिग्री को कहाँ यूज करेंगे और रेडियन को कहाँ यूज करेंगे। जब हम मैथमेटिक्स की बात करेंगे, जहाँ पे कैलकुलेशंस आएंगे वहाँ पे हम लोग यूज करने वाले रेडियन वाले मेजरमेंट का। बट नेविगेशन के केस में या एस्ट्रोनॉमी के केस में, नेविगेशन इन द सेंस ये हुआ कि जब आपको किसी चीज़ डायरेक्शन को पता करना होगा, समुद्र में जाते हैं तो वहाँ पर नेविगेशन की यूज़ पड़ती है, तो उस केस में आपको यूज़ करना होगा डिग्री में, बिकॉज यहाँ से आपको ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यूज़ पता करना होगा, तो हम लोग यूज़ करेंगे नेविगेशन में। और एस्ट्रोनॉमी के केस में भी हम लोग यूज़ करते हैं डिग्री मेजरमेंट। इसे लिखा हुआ है इन नेविगेशन एंड एस्ट्रोनॉमी एंगल्स आर मेजर्ड इन डिग्री, बट इन द केस ऑफ कैलकुलेश फॉर सिंप्लीफिकेशन वी प्रीफर रेडियन मेजरमेंट। अब हम बात करेंगे कि डिग्रीज और रेडियन एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। पहले एक फिगर से समझिए इसको। सपोज कीजिए कि एक सर्कुलर फिगर है आपका इस तरह से, और इसके एंगल सेंटर पे एक एंगल सबटेंड हो रहा है कुछ इस तरह का। ये एंगल हम मान लेते हैं कि थीटा एंगल है, और इसका सेंटर के लिए हम लोग यहाँ पर सी नाम दे दीजिए, इनिशियल के लिए ए और फाइनल पोजीशन के लिए बी। तो आप देख सकते हो कि सर्कल के सेंटर पे एक एंगल सबटेंड किया जा रहा है जो थीटा एंगल है। तो हम लोग एंगल को डिफाइन करते हैं। एंगल इज डिफाइंड एज, लेट्स से एंगल थीटा है, तो थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ। ये जो आप देख रहे हो ना, जो रिवॉल्विंग रे जनरेट किया है आर्क, उसको बोलेंगे आर्क लेंथ। तो ये हो जाएगा हमारा आर्क लेंथ। थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ, आप लोगों ने पढ़ा हुआ क्लास 10th में। आर्क लेंथ अपॉन जो ये रेडियल है, रेडियल डिस्टेंस, अगर इसको हम मान लेते हैं आर, तो ये हो जाएगा रेडियल डिस्टेंस, इसको बोलेंगे अपॉन रेडियस। शॉर्टकट में लिखना होगा तो हम इसको बोलेंगे ए बी अपॉन आर, ए बी अपॉन आर। और इसको और सिंप्लीफाई करना है तो इसको मेजरमेंट कर लीजिए। अगर लेट्स से कि ये एल यूनिट है तो ये हो जाएगा एल अपॉन आर। जितना सिंपल आप बोलना चाहोगे बोल सकते हो, थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर। इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो ये आपका जनरली होगा किसके केस में, ये वाला चीज़ जो है वो आता है रेडियन के केस में। ये रेडियन के लिए डिफाइन किया गया है कि थीटा रेडियन इज इक्वल्स टू एल बाई आर। सपोज कीजिए कि ये जो इनिशियल पॉइंट ए है, यहाँ से रे रिवॉल्व करते हुए फिर से आफ्टर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन ये चीज़ें फिर से रिपीट करके अपने इनिशियल पोजीशन पे आती है। तो इस वाले केस में जब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन होगा तो एंगल कितना बनना चाहिए, आप लोगों को मालूम है एंगल जो सबटेंड होता है वो होता है 360 डिग्री। तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। अगर हम डिग्री की बात करें तो एंगल जो होता है वो होता है थीटा इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। क्लियर, ठीक है। और अगर हम रेडियन की बात करेंगे तो रेडियन क्या होता है, एक सरकमफरेंस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उस केस में आपका आर्क लेंथ उसके सरकमफरेंस के इक्वल हो जाएगा। पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होगी हमारी इनिशियल पोजीशन और रोटेट करते हुए ये फिर से इस पॉइंट पर पहुँच जाएगा। इस केस में जो हमारा आर्क लेंथ होगा वो उसके सरकमफरेंस के इक्वल्स होगा। और हम डिफाइन करेंगे थीटा इज इक्वल्स टू सरकमफरेंस आर्क लेंथ के बदले में, तो सरकमफरेंस होता है 2 पाई आर अपॉन रेडियल डिस्टेंस। रेडियस अगर आर है तो ये हो जाएगा आर। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो ये कैंसिल आउट होने के बाद हमें मिलेगा थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई। ये जो 2 पाई आया ये हमें रेडियन वाला वैल्यू आया है।
और थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये हमें डिग्री वाला वैल्यू है। तो आप देख सकते हो कि इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इन डिग्री मेजरमेंट वी गेट 360 डिग्री एंड इन रेडियन मेजरमेंट वी गेट 2 पाई। तो हम बोल सकते हैं ये दोनों एंगल्स क्या है, सेम है। तो इस तरह से हम बोलेंगे, यहां से कंक्लूजन निकालते हैं क्या, 2 पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री एंड दिस इंप्लाइज दैट पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इस चीजों को आपको याद रखना है, इस इक्वेशन को, कि पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। और ये कैसे कैलकुलेट किए हैं वो आप लोग समझ सकते हो इस फिगर के अकॉर्डिंग। हम लोगों ने अभी रेडियन और डिग्री के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश किया। अब देखेंगे कैसे हम लोग एंगल कन्वर्जन करते हैं। तो एंगल कन्वर्जन फॉर्मूला, अगर आपको वैल्यूज डिग्री में दिया हो और रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180 से। अगर वैल्यूज आपको डिग्री में दिया हो, कन्वर्ट करना हो रेडियन में, तो क्या करना है, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है। अगर ऐसा भी हो सकता है कि कभी डिग्री हमें रेडियन में दिया हो और डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। डिग्री मीन्स 180, 180 बाई पाई, रेडियन मीन्स पाई बाई 180। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये दोनों चीज़ें इस तरह से आप डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो वैल्यूज़ को। ये दो गिवन इन्फॉर्मेशन है, ये आप लोग अपने नॉलेज पर्पस के लिए याद कर सकते हो। डैट इज 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाई 180। ये आपका हो गया रेडियन। कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा 0.02 रेडियन, बस नॉलेज के लिए। और 1 रेडियन इक्वल्स टू 57 डिग्री। हालांकि इसका यूज़ पड़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप अपने नॉलेज के लिए याद रख सकते हो। अब नीचे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इस एग्जाम्पल्स को हम लोग कन्वर्ट करेंगे। देखते हैं कैसे करेंगे है इसको कन्वर्ट। हमें फर्स्ट एग्जाम्पल में दिया हुआ है कन्वर्ट 45 डिग्री टू रेडियन। वैल्यूज किस में है, डिग्री में है। कन्वर्ट किस में करना है, रेडियन में। डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करके क्या करेंगे हम, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए तो हमें यह 45 डिग्री दिया हुआ है, करना है किस में, कन्वर्ट करना है इसको रेडियन में। तो क्या करना है, मल्टीप्लाई कीजिए। तो मल्टीप्लाई बाई कितना से, पाई बाई 180 से। तो कैसे निकालेंगे इसको, 45 इंटू पाई अपॉन 180। जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये आ जाएगा आपकी वैल्यू पाई अपॉन 4 रेडियन। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन। अब हमें दिया हुआ है पाई बाई 6 रेडियन वैल्यूज दिया हुआ है। करना क्या है, डिग्री में कन्वर्जन करना है। इनके लिए देखते हैं, वैल्यूज को आप लिख लीजिए। तो पाई बाई 6 है तो पाई बाई 6 को लिख लेंगे। कन्वर्ट करना डिग्री में, तो डिग्री के लिए क्या करते हैं, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कीजिए। 180 अपॉन पाई से ये पाई पाई कैंसिल आउट, और इस तरह से आपको मिलेगा ये कितना, 30 डिग्री। उसके बाद हमें जो है अगला क्वेश्चन है वो पाई बाई 3 रेडियन है। इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो पाई बाई 3 रेडियन दिया हुआ है। करना क्या है, इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में। डिग्री के लिए क्या करेंगे, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई। तो यहाँ से क्या होगा, पाई पाई कैंसिल आउट एंड दिस इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। काफ़ी सिंपल है, बस फार्मूला पुटिंग है, फार्मूला से मल्टीप्लाई कीजिए। अब ये 30 डिग्री दिया हुआ है, कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो यहाँ से आप देख सकते हो ऑलरेडी ये चीज़ हमें दिया ही हुआ क्वेश्चन में, फिर भी इसको कर सकते हैं। 30 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई रेडियन करना है तो पाई बाई 180। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको आ जाएगा आपका पाई बाई 6 रेडियन। तो ये सब क्लास 10th लेवल ही है, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। हम लोगों ने सीखा है कि कैसे डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन करते हैं। अगली क्लासेस में हम लोग स्टार्ट करेंगे 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। उसके बाद कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला समझेंगे जो हमें काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाले हैं पूरे इंटायर फिजिक्स में। इसीलिए अगली क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले आज की क्लासेस को रिवाइज कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।